ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन चल रहा है. आई नो दिस टॉपिक इज लॉन्ग बाय फ्रॉम माई साइड. मे बी आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगने लगे बिकॉज टॉपिक थोड़ा लेंदी है, तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते ही कहेंगे यस आई कैन डू दिस ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा. तो अब तक लास्ट हमने कवर किया है, हम लोगों ने रूल नंबर 1 to 7 तक देख लिए हैं, व्हाट आर द बेसिक रूल्स. तो वो सारे रूल्स के ऊपर हमने डिस्कशन भी किया और हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किए. नाउ कंटिन्यूइंग द सेम, इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक अनदर रूल, दैट इज रूल नंबर 8, और फिर हम वापस एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि आपके सभी रूल्स को या जो भी हमारे मोस्टली रूल्स जो हैं वो यूज होते हैं उन सब पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग या कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही मुझे अप करना है. क्योंकि जैसे ही मैं इसके बाद नेक्स्ट रूल पे पहुंचूंगा, जो आपका लास्ट रूल है 9 और 10, जब आप उस पे पहुंचेंगे तो इट विल इंक्रीज दैट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर क्वेश्चन, सो दैट आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल लगेगी ही नहीं, क्योंकि आपने बेसिक में काम बहुत अच्छे से कर लिया. राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर. और इस लेक्चर में जो हमें सबसे पहले जो हमने बात की थी दैट इज रूल नंबर 1, 2 एंड 3. सो व्हाट आर द बेसिक रूल्स? दीज आर कैस्केड रूल. आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ब्लॉक्स पैरेलल में होते हैं तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं. और अगर हमारे पास द मेन रूल फीडबैक पाथ रूल, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, कि अगर फीडबैक नेगेटिव है दैट इज GS/1 प्लस GSHS, अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो GS/1 माइनस GSHS. दीज आर द बेसिक रूल जो आपके कभी भी कहीं पे भी यूटिलाइज होते हैं. राइट. उसके बाद जो मैंने बात की थी टेक ऑफ पॉइंट की, कि आपको एक रूल याद रखना है टेक ऑफ पॉइंट का, कि अगर आप एक टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय दैट पर्टिकुलर ब्लॉक गेन. ठीक है. किस में मल्टीप्लाई होता है? हमेशा जिस ब्रांच को आप मूव करा रहे हैं. और किससे मल्टीप्लाई होता है? जिस ब्लॉक को आप जंप कर रहे हैं. राइट. देन अगर इसको आगे मूव कराएंगे आप टेक ऑफ पॉइंट को तो ब्लॉक गेन से डिवाइड होता है. देन सिमिलरली हमने समिंग पॉइंट के रूल पढ़े हैं कि समिंग को अगर मैं ब्लॉक से पहले मूव कराता हूं देन डिवाइड, और अगर समिंग को ब्लॉक के बाद मूव कराते थे तो मल्टीप्लाई. These are the 7 rules. Now what is the rule number 8? Rule number 8 is nothing but the interchanging of two summing points. मतलब क्या है कि अगर आपको एक ब्रांच के अंदर सपोज आपके पास 2 समिंग पॉइंट एक साथ आ जाते हैं, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, ना कोई ब्लॉक है ना कोई टेक ऑफ पॉइंट है, तो वी कैन सिंपली चेंज दीज टू टेक ऑफ पॉइंट इंटरचेंज. हम इन दोनों को समिंग पॉइंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. राइट. तो सिंपली क्या होगा, बेसिकली अगर मैं ये कंडीशन आपको शो करता हूं, दिस इज द कंडीशन जहां पे A इनपुट है और इस समिंग पॉइंट 1 में सपोज आपके पास B इनपुट है, और यहां पे क्योंकि नेगेटिव लगा है तो दिस विल प्रोड्यूस यू A माइनस B. नाउ दिस A माइनस B विल एडेड टू दिस C एंड द फाइनल आउटपुट इज A माइनस B प्लस C. राइट. अब मैंने क्या किया, मैंने इन दो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर दिया. सो दिस बिकम 2 एंड दिस बिकम 1. राइट. सो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे A आपका C के साथ ऐड हो रहा है और यहाँ पे मुझे जनरेट कर रहा है A प्लस C, एंड देन A प्लस C इज एडेड विद माइनस B, तो यहाँ पे आपको जनरेट हो रहा है A प्लस C माइनस B. दैट इज द सेम थिंग जो हमें यहाँ पे मिल रही थी. तो इसलिए मैंने बोला ये कोई रूल नहीं है, बेसिकली रूल बनाया गया है, रूल के नाम पे लिख दिया जाता है. बिकॉज क्यों लिखा है मैं उस पर आऊंगा. तो रूल सिंपल सा इतना कि अगर आपको 2 इंटरचेंजिंग पॉइंट आपस में मिल जाए, समिंग पॉइंट आपस में मिल जाए, तो यू कैन रिप्लेस इट, इंटरचेंज इट बाय ईच अदर. राइट. अब ये रूल्स मैंने यहाँ पे आपको क्यों दिखाए हैं, बिकॉज कई बार 1-2 बार आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स यूज्ड इन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन. What are the different rules used in block diagram reduction? तो उस केस में केवल और केवल आपको रूल्स को एक्सप्लेन करना है, तब उस केस में आप ये रूल्स यहाँ पे शो कर सकते हैं. अब चाहे आप इस तरह से शो कर दीजिए या यू कैन मेक अ सिंपल टेबल जिसके अंदर आप टेबल बना लीजिए कि सिचुएशन क्या है, उसमें इंपैक्ट क्या होता है, व्हाट इज द रूल नेम. तो आप टेबल बना के भी उसे कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप पे फंस जाए कि आपको केवल जो रूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल यूज हो रहे हैं इन केस ऑफ BDR, उसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए. राइट. दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट आपको पूरे के पूरे रूल्स एक साथ आपको एक फॉर्म में मिल जाए. दीज आर द 3, देन 2, देन 6 and 7 एंड देन रूल नंबर 8. राइट. बट अगर आपने इससे पहले के लेक्चर, आई होप कि आपने, जो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो अगर आपने वो रूल्स देख रखे हैं तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों के ऑन द टिप्स एकदम आपके रूल्स होंगे कि रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या है. लेकिन मुझे रूल नंबर से नहीं जाना, मुझे केवल सिचुएशन पता होनी चाहिए कि हाँ सीरीज में आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है, टेक ऑफ पॉइंट को आगे मूव कराना है, ब्लॉक से पहले लाना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है टेक ऑफ पॉइंट पे ब्लॉक गेन से. बाद में लेके जाऊंगा
डिवाइड करूंगा, समिंग को मूव कराऊंगा तो पहले अगर लेके आ रहे हैं डिवाइड करेंगे, बाद में लेके जा रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एकदम आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है जो कि ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है एंड देन कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग BDR, राइट। बस रूल वही लगाने हैं जो हमने पढ़े हैं, कोई भी ऐसा रूल मत सोचिएगा जो हमने पढ़ा ही नहीं है कि हम इसे मूव करा लें, ओके। सो नाउ अब यहां पे जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। तो जैसे आप ड्रॉ कर रहे होंगे आपको दिख जाएगा कि कहां पे रिडक्शन है, कहां पे आप ब्लॉक डायग्राम को मूव करा सकते हैं, मतलब कहां पे आप क्या चीज मूव कर सकते हैं, ओके। सो अगर मैं यहां पे देखूं तो सबसे पहले मुझे एक ये पाथ दिखाई दे रहा है कुछ, कि इस पाथ को मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इन दिस पाथ इज दिस टेक ऑफ पॉइंट, इज दिस टेक ऑफ पॉइंट। तो अब मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं कि मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करा दूं, राइट। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका G2 और G3 आपका आ जाएगा किसमें, आपका आ जाएगा सीरीज में, और उसके साथ ये G4 कैसा है, ये G4 कैसा है, ये G4 है बिल्कुल सही, जो सही सोच रहे हैं, दैट इज इन पैरेलल। नाउ दिस इज नॉट अ फीडबैक, दिस इज पैरेलल बिकॉज दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो जब आप इस टेक ऑफ को पीछे की तरफ मूव करा देंगे, उसके बाद आपका G2 G3 पैरेलल में सीरीज में हो जाएगा और G4 उसके साथ पैरेलल में, यानी अल्टीमेटली दिस कंप्लीट विल रिड्यूस बाय अ ब्लॉक G2 प्लस G2 इंटू G3 प्लस G4 प्लस G4, राइट। तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट आप सॉल्व कर सकते हैं। बट हो सकता है जैसे कि मैंने बोला कि यहां पे एक स्टेप नहीं है, यहां पे लोग डिफरेंट स्टेप से भी सोच सकते हैं, या हो सकता है आपको बुक में डिफरेंट स्टेप मिले, कहीं और आप पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से ना जाऊं, अल्टीमेटली मुझे ओपन यही करना है, ठीक है। बट मैंने सोचा चलिए मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को पीछे ना ले जाके मैं इस पीछे वाले टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से आगे ले आता हूं, राइट। मैं इस टेक ऑफ को आगे लेके आता हूं, राइट। तो जब आप टेक ऑफ को आगे लेके आते हैं तो टेक ऑफ को आगे लेके आने का मतलब क्या है, ब्लॉक गेन से डिवाइड, यानी कि इस G4 वाली ब्रांच में क्या चेंज आ जाएगा, दिस G4 बिकम G4 बाय G2, बिकॉज मैं G2 को क्या कर रहा हूं, मैं G2 को जंप कर रहा हूं, राइट। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि आपने इस टेक ऑफ पॉइंट को आगे की तरफ मूव कर दिया, तो G2 के आगे आ गया, और ये यहां से मैंने यहां पे देखिए यहां पे लिख दिया है G1 बाय G2 इंटू G4, दैट मीन्स G4 बाय G2, दैट्स द सेम थिंग। बिकॉज मैंने बुक से आपके लिए क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया है, तो मैं बुक की टेक्निक, मैं वो चीज दिखाना चाह रहा हूं, जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बुक में तो पता नहीं इसे कैसे ढंग से किया है, तो बुक वही कह रही है जो हम समझ रहे हैं, बट अपने आपको कैसे उसे समझना है वो चीज देखिए। तो टेक्निक वो जो मैं आपको बता रहा हूं वही चीज बुक भी बताती है, बट उसको कैसे देखना है वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। सो यहां पे आपको ये गेन मिल गया, दिस इज G4 बाय G2, ठीक है जी। तो हमने टेक ऑफ को आगे कर दिया। अब टेक ऑफ को आगे करने के बाद भी आप देखेंगे ये लूप आपका सॉल्व हो रहा है। नाउ व्हाट इज द लूप, दिस इज पैरेलल कनेक्शन, बिकॉज दोनों ही डायरेक्शन सेम जा रहे हैं, राइट। तो दिस इज पैरेलल, तो अगर आप इसका पैरेलल सॉल्व करते हैं तो व्हाट विल वी गेट G3 प्लस G4 बाय G2, राइट। G3 प्लस G4 बाय G2, तो जैसे ही आप इसे देखेंगे G3 प्लस G4 बाय G2 हो जाएगा, और यहां पे जब आप एलसीएम ले लेंगे G2 का तो ये हो जाएगा G2 G3 प्लस G4। तो इस ब्लॉक की वैल्यू आपकी हो जाएगी G2 G3 प्लस G4 डिवाइड बाय G2, जो देखिए मैंने यहां पे रिप्लेस कर रखी है, राइट। दिस इज द वैल्यू सॉल्व आफ्टर दिस पर्टिकुलर पैरेलल ब्लॉक, यानी ये ब्लॉक आपका सॉल्व हो गया, और यहां के बाद आपकी वैल्यू आ गई ये वाली G2 G3 प्लस G4 डिवाइड बाय G2, राइट। तो आपका सर्किट कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है, दिस इज योर नेटवर्क। नाउ व्हाट, अब जैसे ही आप ड्रॉ कर लेंगे तुरंत आपको दिख जाएगा कि मैं यहां पे इस फीडबैक लूप को सॉल्व कर सकता हूं। द टारगेट इज द फीडबैक लूप, द टारगेट इज फीडबैक लूप, ऑलवेज रिमेंबर टारगेट इज फीडबैक लूप, कि फीडबैक लूप सॉल्व हो, राइट। तो फीडबैक लूप में कौन प्रॉब्लम कर रहा है, फीडबैक लूप में ये नोड प्रॉब्लम कर रहा है, टेक ऑफ प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस टेक ऑफ को पहले नहीं मूव कराऊंगा, बिकॉज उससे मेरा पर्पस लूप सॉल्व नहीं होगा। मैं कहां मूव कराऊंगा, मैं टेक ऑफ को बाद में मूव कराऊंगा। क्लियर टू यू, कि टेक ऑफ को बाद में मूव कराएंगे, पहले मूव कराने का गलत नहीं है, लेकिन आपका एक स्टेप एक्सटेंसिवली बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर पहले ही मूव करा लेते हो तो जब आप ड्रॉ करोगे दोबारा से तो आपको फिर उसके बाद दिखेगा कि हाँ मुझे अल्टीमेटली इस टेक ऑफ को बाद में ही लेके जाना है। तो मैंने बोलता हूं कि गलत कुछ नहीं है, बट आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ सकते हैं, और फाइनली जो आंसर आना चाहिए वो सबका सेम ही आएगा, चाहे आप कितने भी स्टेप इसमें लगाइए। इसमें कोई गलती नहीं है कि आपने इस टेक ऑफ को आगे की जगह पीछे लगा दिया, उससे मैटर नहीं करता। बट अगर आप आंसर सही जा रहे हैं, आपकी अप्रोच सही जा रही है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे,
राइट। सो नाउ आई एम डूइंग व्हाट, मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को आगे की तरफ मूव कर रहा हूं। तो जब टेक ऑफ को आगे मूव करते हैं तो इस ब्लॉक से डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें, H1 में, राइट। सो H1 इज डिवाइडेड बाय G2 G3 प्लस G4 डिवाइडेड बाय G2। तो अल्टीमेटली ये G2 पर चला जाएगा, यानी ये जो आप H1 देख रहे हो इस H1 में रिप्लेसमेंट आ जाएगी किस चीज की, H1 G2 डिवाइडेड बाय G2 G3 प्लस G4, राइट। तो ये टेक ऑफ आपका आगे हो जाएगा। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, बाकी सब कुछ सेम, समिंग सेम, G1 सेम, दिस समिंग इज सेम, G2 इज सेम, और ये वाला ब्लॉक भी देखिए सेम है, पूरा एज इट इज बनाना है। केवल ये जो H1 वाला टेक ऑफ था, ये जो आपका इस समिंग नोड से स्टार्ट हुआ था, सपोज दिस इज नंबर 2 और समिंग नोड से स्टार्ट हुआ, दिस विल कम्स लाइक दैट H1 G2 डिवाइडेड बाय G2 G3 प्लस G4, और ये आपका हमने कनेक्ट कर दिया इस पर्टिकुलर टेक ऑफ पे, राइट। अब यहां पे टेक ऑफ को आप कितनी बार भी इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज एक लाइन चल रही है, उसमें एक टेक ऑफ यहां निकल रहा है, एक टेक ऑफ यहां निकल रहा है, एक टेक ऑफ यहां निकल रहा है, तो ये तीनों टेक ऑफ को आप इंटरचेंज कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। और आप ये कह सकते हो कि तीनों में वैल्यू जो आउट हो रही है वो एक ही है। तो इसलिए आप यहां पे देखोगे कि ये जो H1 है वो जाना इस ब्लॉक के बाद में था ना, तो इसे डायरेक्टली हमने इस H1 वाली लाइन को यहीं पे कनेक्ट कर दिया, ये देखिए लाइक दिस। तो ये डायग्राम केवल टेक ऑफ में आप कैसे ही बना लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता। मेन चीज है कि आप जब इसमें गलती कहाँ होती है, मैं आपको ये बता दूं इसमें गलती कहाँ करते हैं हम लोग। गलती होती है इसमें मोस्ट प्रोबेबली जब आप इस ब्रांच को मूव कराते हैं, तो मोस्टली टाइम हम यहाँ पे H1 का H1 ही लिख देते हैं, यही हमारी मिस्टेक हो जाती है। हम इसका इस ब्रांच का गेन चेंज करना भूल जाते हैं, और जैसे ही आपने यहाँ ये मिस्टेक कमिट करी तो तुरंत आपका जो आंसर है, लास्ट आंसर, वो तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। और इसी के बाद आपका एग्जामिनर जो है, जो भी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, जैसे मैं भी अगर इवैल्यूएट करता हूँ, तो इस स्टेप के बाद मैं आपके क्वेश्चन को फर्दर चेक ही नहीं करूंगा, बिकॉज आपने यहीं पे कमिट कर दिया है मिस्टेक, तो इसके बाद तो आपका क्वेश्चन सही होने का मतलब ही नहीं है, राइट। तो इसलिए इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कहां तक सही जा रहा है, और अगर आप लास्ट तक सही निकाल गए तो दैट मीन्स फिर तो आप आंसर कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक हुई होगी तो हुई होगी, अदरवाइज आपका आंसर परफेक्टली मैच करेगा विद नो डाउट, राइट। सो नाउ दिस इज द फिगर, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब आपको यहां के बाद क्लियरली दिख रहा होगा कि मुझे क्या रिडक्शन करना है। जी हाँ, मेरा ये लूप बिल्कुल ओपन होने के लिए रेडी है, ठीक है। दिस इज ओपन लूप, मतलब क्लोज लूप बन चुका है जहां पे नेगेटिव फीडबैक है। उससे पहले G2 और ये G2 G3 वाला ब्लॉक आपका आ जाएगा सीरीज में, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई में लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई में करने का मतलब हो जाएगा हमारा G2 इंटू दिस वैल्यू, तो G2 इंटू G2 G3 प्लस G4 डिवाइडेड बाय G2, तो G2 से G2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचने वाला है, G2 G3 प्लस G4। तो ये देखिए G2 G3 प्लस G4 यहां बच गया मल्टीप्लाई के बाद, और ये मेरा H2 फीडबैक जो इसके साथ जा रहा है वो यहां पे है नेगेटिव फीडबैक के साथ। देन बाकी डायग्राम एज इट इज है, दिस इज बेसिकली G1, ओके। So now you can solve this feedback loop. You can solve this feedback loop. So this is G2 G3 plus G4 divided by H2. अब यहाँ पे आप solve कर लीजिए। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कौन GS है कौन HS है। तो this is GS divided by 1 plus GS into HS. तो जब मैं इसमें HS की मल्टीप्लाई कर दूंगा, this will look like this. तो ये आपका पूरा फीडबैक लूप यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, एंड द वैल्यू रिप्लेस बाय दिस ब्लॉक। So this is the value next. This is G1, already G1. Then G2, G3 plus G4 multiplied by 1 plus G2, G3 plus G4 into H2. Next, अब ये G1 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों ब्लॉक मल्टीप्लाई हो जाएंगे सीरीज, एंड देन फाइनली यू कैन सॉल्व दिस फीडबैक लूप। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है आपकी, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन लंबी दिखाई देगी, बट कॉन्सेप्ट इज दैट कि आप कैलकुलेशन अपने आप सही करोगे अगर आपने यहाँ पे स्टेप सही लगाया तो। सो फर्स्टली आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी, और फिर फाइनली आप लगाइए फीडबैक। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस फीडबैक लूप, दिस इज द आंसर, व्हाट विल यू गेट, दिस इज द आंसर। और जब आप इस पूरे ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर देंगे, तो फाइनली यहाँ पे आपको एक लास्ट फीडबैक लूप मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। दिस इज द फीडबैक लूप जो फाइनली बचेगा। अब फिर से आपको इसमें वही फॉर्मूला लगाना है, G/1 प्लस G इंटू H, बिकॉज दिस इज नेगेटिव फीडबैक, और यहाँ पे H कितना है, H है यहाँ पे 1। तो G की वैल्यू आपके पास है, H की वैल्यू 1 है। कैलकुलेट द आंसर बाय द फॉर्मूला, और उस वैल्यू को आप सिंपली यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन इसलिए दिखाई है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि दिस इज नॉट अ रफ वर्क, दिस इज नॉट अ रफ वर्क, ये आपका फेयर वर्क है। क्योंकि कल को कोई कहने लगे, आपका इवैल्यूएशन जब हो रहा है, कॉपी चेक हो रही है, तो हमें लगे कि आपने पता चले अपने आगे या पीछे से कहीं से कॉपी करके आंसर को लिख दिया है,
राइट तो उस आंसर को कॉपी नहीं किया आपने, इसलिए आपको कैलकुलेशन स्टेप भी दिखाइए, तो फाइनली आप इस कैलकुलेशन में पहुंचेंगे। दिस इज द CS अपॉन RS, द फाइनल एक्सप्रेशन, व्हाट इज योर आंसर, राइट। तो आई थिंक आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन अब आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी ब्लॉक डायग्राम के अंदर कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी ये मानिए कि जितने अब तक आपने वीडियोस कर लिए हैं ऑन दिस टॉपिक या जितने क्वेश्चन कर लिए हैं वो इनफ नहीं है, बट इतना सफिशिएंट है कि आप लोगों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग BDR को लेके बन गई होगी, राइट। अब जो हम नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, मीमो सिस्टम भी आना है, और जो हमारे नेक्स्ट 2 रूल्स अभी बचे हैं 9 और 10 वो भी अभी आने आगे बाकी हैं। सो उन सबको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इस लेक्चर में इतना ही, जहां तक हम लोगों ने कवर किया है रूल नंबर 1 to 8 बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अभी बेसिकली बात करूं तो शायद हम लोगों ने 6, 7 और 8 अभी समिंग पॉइंट का मूवमेंट अभी हम लोगों ने नहीं सीखा है, नहीं देखा है, तो अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो वहां पे समिंग पॉइंट मूवमेंट भी आएगा। मैं आपको ऐसी सिचुएशन में लाऊंगा कि जहां पे आपको समिंग पॉइंट मूवमेंट करना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। ओके, सो प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। प्रैक्टिस करते रहिए, BDR को भूलिएगा मत, क्योंकि आगे जितना बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी राइज होनी है और मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट हर स्टेप पे रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।